जिनके कहने से आई थी आजादी की आंधी, क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आज मैं न बात करूंगा इस पार की, न बात करूंगा उस पार की, केवल बात करूंगा गांधी के विचार की। हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं गांधी जी के अफ्रीका यात्रा और वापस आने पर भारत में पूर्ण स्वराज की घोषणा के पहले तक के की गई समस्त क्रियाकलापों का कौन कौन से आंदोलन उन्होंने छेड़े। देखिए मित्रों, जब गांधी जी 1893 की बात है, जब भारत में थे तो उनको दक्षिण अफ्रीका से एक दादा थे, वो उनका नाम था महबूबा। उन्होंने इनको क्या किया कि बुलावा भेजा कि आप मेरा एक कोर्ट का मामला है, उसको आइए और लड़िए। और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और ये दादा अब्दुल्ला, सॉरी महबूबा नहीं, दादा अब्दुल्ला, तो दादा अब्दुल्ला के उस कॉन्ट्रैक्ट पे हुए 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है मित्रों, जब यहाँ से दादा अब्दुल्ला रईस व्यक्ति थे, उन्होंने इनके लिए क्लास 1 की टिकट दी और ये जब ट्रेन में क्लास 1 में एसी टिकट कह सकते हैं, उसमें ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो इनके साथ कुछ गोरे लोग भी दिखे और गोरे लोगों को ये नागवार गुजरा कि ये काले लोग ये क्यों मेरे साथ बैठे हुए हैं, और इनसे बोला गया कि आप यहाँ क्यों बैठे, आप पीछे वाली बोगी में जाएं। लेकिन ये पहले अपने कंपार्टमेंट को छोड़ करके पीछे जाने को तैयार नहीं थे मित्रों। तो होता क्या है कि इनके साथ ये नहीं होता है कि मिसबिहेव होता है, इनको हटाया जाता है, इनको प्रेम पूर्वक हटाया जाता है या पीछे भेजा जाता है, लेकिन इनके साथ ऐसा होता है कि इनको धक्का मार करके उस ट्रेन की कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया जाता है। ये यहां से स्टार्ट होती है इनकी, कह सकते हैं, स्ट्रगल, जिंदगी की कहानी, कि जहां से इनको नस्लीय भेदभाव की कहानी समझ में आने लगी कि ये कैसे गोरों का कालों पर कैसे दुष्प्रभाव है, कैसे इनका कालों के प्रति इनकी ये दिनचर्या है, कैसे इनकी मनोदशा है, कैसे इनकी विकृति मनोदशा है कह सकते हैं। फिर क्या होता है, जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे इनको जाना होता है, ये कुछ होटल्स में जाते हैं, वहां भी इनके लिए पाबंदी थी। इनके लिए मतलब क्या है कि जो काले लोग थे, वहां काले लोगों को बड़े बड़े होटलों में जाने की पाबंदी थी, वहां आप नहीं जा सकते थे। उसके बाद जब ये कोर्ट में वहां जाते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं एक बैरिस्टर के औकात से, बैरिस्टर के पद से, तो होता क्या है कि वहां के जज साहब ने, जो वहां के गोरे जज साहब थे, वो खुद कहते हैं कि आप ये पगड़ी पहना करते थे, उस पगड़ी को उतारने के लिए बोला गया इनसे। तो देखिए यहाँ नस्लीय भेदभाव देखने को स्पष्ट दिखा और गांधी जी का हृदय इतना द्रवित हुआ, इतना कह सकते हैं कि संकुचित हुआ, गांधी जी का हृदय पिघल गया। किस लिए कि ये समझ गए कि ये मेरे भारतीयों के साथ, जो काले लोग हैं उनके साथ ये गोरों का कैसा अत्याचार है। वही हाल है मित्रों कि जाके पैर न जाए बेवाई, ताका जाने पीर पराई। तो गांधी जी के जब पैर में खुद बेवाई हुई, तब इनको पता चला कि भारतीयों के साथ, कालों के साथ क्या क्या हो रहा है। तो गांधी जी को यह लगा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं बुद्धिमान व्यक्ति, मैं कह सकता हूं ये एज एक एडवोकेट आया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ अगर ये गुस्ताखी की जा रही, नाइंसाफी की जा रही, तो जो सामान्य व्यक्ति है उसके साथ कितना बड़ा जुल्म और कितनी बड़ी ज्यादती की जाती होगी। तो गांधी जी इस विचार को लेकर के उन्होंने सोचा कि मुझे इनके लिए लड़ाई लड़ना है। वो सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे दक्षिण अफ्रीका कोर्ट में। उनकी जो दादा अब्दुल्ला थे उनके कोर्ट केस के लिए, लेकिन उन्होंने प्रण कर लिया कि मुझे भारत जल्द नहीं जाना है, हम दक्षिण अफ्रीका के अपने भाइयों के लिए, भारतीय मूल के वासियों के लिए कुछ करके ही जाएंगे। और होता क्या है मित्रों कि ये वहां के नस्ली भेदभाव को दूर करने के लिए वहां एक संस्था बनाते हैं। उस संस्था का नाम था, उन्होंने एक विशेष प्रकार की संस्था बनाई। तो उस संस्था का नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और किस लिए की कि जो भारतीय लोग हैं उनके साथ जास्ती की जा रही है,
जो सभी लोग इससे जुड़ेंगे और सब लोग हम मिलकर के क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे कि हमको संभाव देखना है, हमको भी वो सम्मानजनक स्थिति देनी है, दिशा देना है और हमको वो स्थान मिलना चाहिए जो हमारा अधिकार है। और गांधी जी वहां रह करके सतत कार्य करने लगे। और होता क्या, दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के लिए इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। और दक्षिण अफ्रीका में ये क्या करते हैं, जो सेवा कर रहे थे लोग, ये उनसे मिलने के लिए, उन भारतीयों से मिलने के लिए ये भारत वापस आते, कुछ दिनों के लिए ये भारत वापस आते। 1996 की बात है। तो वो जो गोरे लोग थे, इनको ये पता चला कि गांधी जी अपने भारतीयों के लिए, ये काले लोगों के लिए कुछ बेहतर कर जाएंगे, तो उन्होंने इन पर हमला करवा दिया, जिसमें ये जख्मी हुए लेकिन बच गए। और ये फिर ये सिलसिला जारी रखे और चल करके यह पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह 1906 में ये प्रारंभ करते हैं। इनका जो भारत के बाहर, भारत के अंदर देखा जाए तो 1917 में हुआ था, लेकिन भारत के बाहर पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह कब हुआ था, 1906 ईस्वी में इन्होंने अहिंसा सत्याग्रह की घोषणा की और अहिंसा सत्याग्रह करते रहे। और वहां से क्या करते रहे कि जितने भी काले लोग हैं, मतलब हम जैसे लोग जो थे वहां, उनके लिए नस्ली भेदभाव को दूर करने के लिए सतत प्रयास करते रहे गांधी जी। और इसी प्रकार से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और एक वारदात और है मार्च 1913 की, जिसमें एक वहां के कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया कि जो जितने भी यहाँ के लोग हैं, अगर ये गैर ईसाई तरीके से, रीति रिवाज से अपनी शादी संबंध बनाए हुए हैं, तो वो सभी शादियां क्या होंगी, खारिज मानी जाएंगी, वो रद्द मानी जाएंगी। तो उससे मित्रों क्या होती समस्या कि शादियां तो रद्द हुई और शादियों के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी क्या माने जाएंगे, अवैध माने जाएंगे, क्योंकि जब शादी ही वैध नहीं है तो वो बच्चे कहां से वैध होंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या हुई। तो गांधी जी ने इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा और उन्होंने कहा कि ये शादी आपको माननी होगी, क्योंकि अगर शादी नहीं मानेंगे तो यहाँ का जो बच्चा पैदा हुआ बच्चे को भी आप अवैध मानेंगे, तो आप ये कहेंगे कि जब ये अवैध है तो यहाँ रह नहीं सकते। इसलिए इतनी लंबी समस्या जब खड़ी की है वहां के कोर्ट ने, तो गांधी जी ने उसके लिए भी सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। और अंततः 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका की स्थिति सुधर जाती है, कुछ पटरी पे आ जाती है, तब वो वह स्थिति समझते हैं कि जब ये विदेश में ये स्थिति है तो हमारे यहाँ क्या मनोदशा इन अंग्रेजों की होगी, कुटिल नीति, इनकी कायरता क्या मेरे भारतीयों के साथ ये क्या करते होंगे। तो वो 1915 में भारत वापस आते हैं। और वो इतने दिनों के बाद जब भारत वापस आए थे, तो आप सभी को पता है कि इन्हीं के कारण क्या मनाया जाता है, अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो ये गांधी जी वापस आते हैं और गांधी जी वही सिलसिला यहां भी जारी करते हैं। पहला आंदोलन इन्होंने चंपारण में किया। 1917 की बात है कि चंपारण जिला जो है, चंपारण में इन्होंने, बिहार में एक चंपारण जिला है, तो वहां पे क्या थी, नील की खेती करती थी। तिनकठिया पद्धति आप लोग पढ़े होंगे विधिवत। तो तिनकठिया पद्धति वहां क्या था कि नील की खेती कराते। नील के लिए जो मान लीजिए कि 20 बीघे बिस्सा का 1 बीघा होता है, तो उनमें 3 कट्ठा 3 बिस्वा के लिए मजबूरी थी किसानों को, नील बोना ही पड़ेगा। और उसके बावजूद उस नील को वो सामान बाहर नहीं बेच सकते, तो उनको अंग्रेजों को ही बेचना था। तो इससे क्या था कि कुल मिला के घुमा फिरा के हर प्रकार से अंग्रेजों को भारतीयों का शोषण ही करना था। तो ये चीज जब देखे गांधी जी को लगा कि ये अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने पहला यहाँ आंदोलन छेड़ा 1917 में, चंपारण आंदोलन। और वहां पे गांधी जी को विजय प्राप्त हुई और गांधी जी यहां से और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, खेड़ा सत्याग्रह, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। तो यहाँ क्या था कि किसानों के साथ कर वसूली की बात थी, तो किसानों के साथ बहुत ज्यादा कर वसूली किया जाता था। तो वहां गांधी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल जी के अथक प्रयासों से वहां भी इनको विजय प्राप्त हुई और ये आगे बढ़ते गए। और सिलसिला 1918 में ही एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करते हैं और फिर चल करके आगे 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन में मित्रों होता क्या है कि
उस समय ब्रिटिश जो थे, मतलब ब्रिटेन जो था, वो तुर्की के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। और तुर्की में क्या था, मुसलमानों के स्टेट माने जाते हैं, तो वहां ये नाखुश हो गए। पहले तो मुस्लिम लोग ये अंग्रेजों से खुश थे, लेकिन जब ये हुआ उनके साथ 1919 में, तो वो तुरंत खिलाफत आंदोलन छेड़ देते हैं मुस्लिम लोग। लेकिन गांधी जी को लगा कि हम सिर्फ हिंदू मिलकर के भारत को आजादी नहीं दिला सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस खिलाफत आंदोलन में तुरंत सहभागिता ले लेते हैं कि हम मुस्लिम भाइयों के दिल को जीत सकते हैं। अगर मुस्लिम भाइयों के दिल को हम जीत लेंगे तो हम दोनों इकट्ठे होकर के क्या कर सकते हैं, भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका हम दोनों की होगा, और निश्चित रूप से यहां से हम अंग्रेजों को भगा देंगे और भारत मां क्या हो जाएंगी, आजाद हो जाएगी। मतलब इस सिलसिले को जारी करते हुए गांधी जी 1919 में खिलाफत आंदोलन में भी साथ देते हैं और मुस्लिमों का विश्वास जीतने में कामयाब भी होते हैं मित्रों। और आगे चल करके 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन छेड़ देते हैं। कहते हैं असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है मित्रों, कि असहयोग आंदोलन कि हम किसी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। मतलब क्या है, हम उनका काम नहीं करेंगे। जो बड़े बड़े बैरिस्टर थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तमाम देश के बड़े बड़े बैरिस्टर थे, वो कोर्ट में जाना बंद कर दिए। जो अन्य मजदूर वगैरह थे वो उनकी फैक्ट्रियों में जाना बंद कर दिए। जैसे उनके कपड़े खरीदने थे, तो कपड़े तो आप सुने होंगे कि गांधी के चरखे से आजादी आई। ऐसा नहीं है कि गांधी के चरखे से आजादी आई, लेकिन चरखे की वजह से आई। ये अगर कहा जाए सिर्फ चरखे से तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन चरखे की वजह से देखिए एक एक कड़ी जो होती है वह एक दिन पूरा चैन बना देती है, तो ये कड़ी तो चलना पड़ेगा ना। तो गांधी जी ने क्या किया असहयोग आंदोलन उनके क्या करते हैं कि कपड़ों को खरीदना बंद कर देते हैं, कि अपने खुद से कपड़े सूत काटो, कपड़े बनाओ और कपड़े पहनो। आप सभी देखे होंगे गांधी जी हमेशा हमेशा एक धोती पहनते थे, उसी को ओढ़ते थे, एक लकड़ी लेके चलते थे। मतलब हम जितना बनाएंगे उतने पहनेंगे, हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर देंगे, हम आपसे नहीं लेंगे। ये गांधी जी की सोच थी। जितने भी ये अंग्रेजों की बनाई चीजें थी, मेड इन ब्रिटिशर्स थी, वो सब चीजों का वो क्या किए, परित्याग करने लगे और उनका साथ देने में समस्त भारतीयों का सहयोग था। और जब भारतीय उनका सहयोग नहीं करने लगे तो क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमी सिस्टम भी चरमराने लगी। उनके जो अन्य व्यवस्थाएं थी, सैन्य व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं, मेडिकल व्यवस्थाएं, सब असुरक्षित दिखने लगी। तो अंग्रेजों की नींव उस समय क्या हो गई, हिलने लगी। उनको पता चल गया था कि हम जिस रूप से भारत पर अपने कदम जमा करके रखे थे, ये बहुत दिन कदम चलने वाले नहीं है। जितने दिन चल सके चला सकते हैं, लेकिन हमें एक दिन अपने कदम लेकर के यहां से जाने होंगे। और नहीं गए मित्रों तो निश्चित है कि ये भारतीय जो है हमारे कदम को उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये हुआ यही कि फेंका गया, तभी ये गए, अपने से नहीं गए। क्योंकि लालच बड़ी बला है, तो इनको लालच हो गई थी कि हम भारत पे अपना साम्राज्य सदैव के लिए बना लिए। लेकिन हुआ क्या कि इनका साम्राज्य समूल नष्ट किया गया। उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन चलता रहा और इनके साथ बहुत जन समुदाय, जन सैलाब जुड़ता गया। लेकिन होता क्या है कि एक वारदात 1922 में होती है, चौरा चौरी कांड। आप सभी जानते होंगे चौरा चौरी कांड, जिसमें क्या किया गया था कि पुलिस वाले आंदोलनकारियों पे लाठी बरसा देते हैं। फिर आंदोलनकारी आक्रोशित होकर के पुलिस थाने में उनको दौड़ाते हैं, और जब वो जाते हैं दौड़ करके चौरा चौरी पुलिस स्टेशन पे, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन में घुस करके अपने आप को लॉक कर लेते हैं। और फिर ये आक्रोशित जनता उस समय समझ नहीं पाती है गांधी जी के विचारों को दरकिनार करते हुए क्या करती है कि उन पुलिस वालों को, अंदर बंद ही थे, ऊपर से पेट्रोल वगैरह जो भी व्यवस्था थी छिड़क करके उनको आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर सहित 22 जवान क्या होते हैं, जिंदा जल करके राख हो जाते हैं, जिससे गांधी जी आहत होते हैं। और असहयोग आंदोलन को वहीं से वो क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। ये भी था, आहत भी हुए। ये भी था कि अगर हम इसी तरीके से रहें तो हो सकता है कि अंग्रेज हमारे जितने भी नेता हैं सबको जेल में डाल दें, और हमारी जो मंशा है आजादी की वो शायद बहुत दूर हो जाए। इसलिए जो भी गांधी जी के विचार रहे हों, लेकिन लगता यही है कि वो आहत हुए और असहयोग आंदोलन को वहां से स्थगित कर दिए, जिससे गांधी जी
के लिए भारतीयों का भी आक्रोश देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह भी दो धड़ों में बंटती दिखी, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि अब हमें आजादी मिलनी चाहिए, वो किसी हाल में मिलनी चाहिए। और गांधी जी का एक ही नारा था कि मुझे आजादी चाहिए, लेकिन सत्याग्रह के साथ, सत्याग्रह के साथ, हमें बल प्रयोग नहीं करना है, अहिंसा के साथ आजादी लेनी है। मित्रों, फिर आगे कहानी चलती है और गांधी जी इस सिलसिले को बढ़ाते हुए चलते हैं। और जब नेशनल कांग्रेस पार्टी ने ये बात होती है कि 26 दिसंबर 1929 की बात होती है कि लाहौर अधिवेशन में उस समय पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है, क्योंकि इसके पहले ये जो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड खैर कहना इन सबको कोई बड़ी बात नहीं है, कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये लॉर्ड के लायक नहीं थे। तो ये जो इरविन था यहाँ का वायसराय, वो क्या किया था कि यहाँ के लिए भेजा था कि ये डोमिनियन स्टेट इनको बनाया जाएगा। देखिए, मैं इस पर एक चर्चा करूंगा कि पूर्ण स्वराज्य क्या होता है, डोमिनियन स्टेट क्या होता है, अलग से एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये मतलब भारतीय ये चाहते थे कि जो भी ये व्यवस्थाएं, पहले क्या था कि भारतीयों के पास वही मंत्रालय हुआ करते थे जिसमें खर्च होता है, जिस मंत्रालय में आमद होती है वो सारे अंग्रेजों के पास थे, जिसमें खर्च होता है सिर्फ वही, जैसे रोड कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने काम थे, नाली, रोड, सड़क, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती थी, ये भारतीयों के पास थी। लेकिन जिसमें जैसे राजस्व हो गया, रेवेन्यू हुआ, आपका अन्य जो मद हुए जहां से पैसे आ सकते हैं, वो सब क्या थे, अंग्रेजों के हाथ में थे। मतलब पैसे वसूल आप करेंगे, खर्च हम करेंगे, तो खर्च हम कहां से करेंगे, यही बात थी। तो भारतीय ये मांग करते थे कि आप मुझे डोमिनियन स्टेट बना दीजिए, हमारे पास सारी सुविधाएं हो जाए, भाई पैसे हम कर हमें वसूलें और देश का विकास हम करें। अगर हम कर वसूलेंगे तो देश के विकास के लिए कार्य भी करेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारत के लिए कार्य करेंगे। और आप क्या है, विदेशी हैं, भारत के लिए कार्य नहीं करेंगे, यहां से आप खा के लेके भाग जाएंगे, जैसा कि किए भी ये लोग। उसके बाद होता क्या मित्रों कि ये जब ये सिलसिला चला और इरविन ने ये समझौता लंदन को भेजा, तो लंदन से ये अस्वीकृति आई कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, भारत को हम ऐसा अधिकार नहीं देंगे। तो होता क्या है कि ये जो कांग्रेस के नेता थे, ये आक्रोशित होकर के लाहौर अधिवेशन में 26 दिसंबर 1929 को ये क्या करते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं तुम्हारे ये अधिकार, हमें ये तुम्हारे अधिकार नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्रता मनाते हैं और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, तुम्हारे पीछे हम नहीं भागेंगे, तुम मेरे पीछे भागोगे। ऐसा इन्होंने अधिवेशन में ये बिल पेश करते हैं 26 दिसंबर 1929 को, और 31 दिसंबर 1929 को ये क्या होता है, पास हो जाता है उस सभा के द्वारा। और फिर होता क्या है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य मनाते हैं। 26 जनवरी 1930 को ये क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज मनाते हैं। तो उस समय, और यही बात है कि पूर्ण स्वराज मनाने के बाद यही रीजन आप सभी जानते हैं कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू करने का यही उद्देश्य था कि हम 26 जनवरी 1930 से अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं, स्वाधीन मान रहे हैं, इसलिए स्वाधीनता दिवस मेरा कब मनाया जाएगा, 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा, भले भी संविधान 2 माह पहले तैयार हो गया है। तो मित्रों, ये रही कहानी गांधी जी की बलिदान की, गांधी जी के कर्तव्य निष्ठा की, गांधी जी के कुशल नेतृत्व की, कि जिस प्रकार से धीरे धीरे कर करके गांधी जी किस मुकाम पे पहुंचे और भारत से ये अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का कार्य बहुत सहज और सरल तरीके से करने में सफल रहे। इनमें हमारे तमाम भारतीय योद्धाओं का, तमाम वीरों का योगदान है। सिर्फ एक व्यक्ति से, आप सभी जानते हैं, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए हर व्यक्ति का उसमें हाथ था, हर व्यक्ति का उसमें साथ था, तभी जाकर के अंग्रेज यहां से भागे। और मित्रों देखिए, इतिहास पढ़ने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है, मैं जो सेशन लेके आता हूं, मैं इसीलिए चुन चुन के सेशन लाता हूं कि अगर इतिहास से हम देखें, इतिहास को दोहराए नहीं, कभी भी अपनी गलतियों को दोहराए नहीं, किसी दुश्मन को अपने घर में पनाह देने का हम जुर्म ना करें, नहीं तो निश्चित है वह मेरे लिए ही काल बन के आएगा और हमें ही डसेगा। इसलिए उससे हमें सावधान रहना चाहिए मित्रों। और गांधी जी की ये कहानी रही। नेक्स्ट दिन हम किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपका प्यार दुलार इसी प्रकार मिलता रहा मित्रों, तो मैं आपके लिए सतत वीडियो बनाता रहूंगा और आपके इस प्यार दुलार से मुझे भी प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। ठीक है मित्रों, फिर हम इस सेशन से विदा लेते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ।
तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।